मैंने लगभग 30 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए थे बैंकिंग परीक्षाओं के, लेकिन किसी में भी मैं सफल नहीं हो पा रहा था। एक बार जब आप प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेते हो तो आपके मन में ये एक उत्साह आ जाता है कि आप मुख्य परीक्षा को भी थोड़ी तैयारी के साथ दीजिए। आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मटेरियल को चुनते समय बहुत सावधानी बरतें। अच्छा स्टडी मटेरियल चुनें और उसके साथ ही जुड़े रहें। इसलिए लोग या तो नौकरी छोड़ते हैं या उसे छुट्टी लेते हैं या फिर आरएस की तैयारी ही बंद कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे पहले आपको पढ़नी है वो इस परीक्षा का सिलेबस है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से हूँ। असल में हनुमानगढ़ ज़िले में मेरा गांव है रामगढ़, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा परिवार एक साधारण खेतीबाड़ी वाला परिवार है। इस बार जो आरएस 2018 का जो फाइनल रिज़ल्ट आया था उसमें मुझे 37वां स्थान प्राप्त हुआ था। इससे पहले भी मैं 3 सर्विसेज में रह चुका हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किस प्रकार से शिक्षा और सरकारी सेवा में किस प्रकार से मेरी जर्नी रही है। तो मैंने 10वीं क्लास और 12वीं क्लास हैं वो स्थानीय सरकारी स्कूल से की थी। 12वीं क्लास में मेरे पास पीसीबी सब्जेक्ट्स थे, उसमें मैंने एवरेज 75 के % आसपास नंबर प्राप्त किए थे। उसके बाद मुझे लगा कि एक रोज़गार के लिए आपको कुछ प्रोफेशनल डिग्री करनी चाहिए, तो मैंने 12वीं क्लास के तुरंत बाद ही बीएसटीसी कोर्स में एडमिशन ले लिया था। तो मेरा 2010 के आसपास बीएसटीसी का कोर्स कंप्लीट हुआ और उसके बाद 18 साल की उम्र मैंने कर ली थी। तो उसके बाद मैंने कई बैंकिंग एग्ज़ाम के भी फॉर्म्स भरे थे, लेकिन उनमें मैं सफल नहीं हो पाया था। मैंने लगभग 30 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए थे बैंकिंग परीक्षाओं के, लेकिन किसी में भी मैं सफल नहीं हो पा रहा था। जैसे ही मेरा बीएसटीसी कंप्लीट हुई उसके बाद राजस्थान सरकार है, उन्होंने 40,000 पदों के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती परीक्षा निकाली, जो कि जिलेवार होनी थी। मैंने उस परीक्षा में एक ही फॉर्म लगाया था। हालांकि ये जिलेवार भर्ती थी, लोगों ने काफ़ी 30 फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन मैंने एक ही फॉर्म लगवाया था मेरे ज़िले से और वो एग्ज़ाम मैंने दिया। उसमें मैंने ज़िले भर में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो इस रिज़ल्ट के बाद में मुझे 3rd ग्रेड टीचर के रूप में पोस्टिंग मिल गई थी मेरे ही ब्लॉक में। तो उस ब्लॉक में पोस्टिंग मिलने के बाद ये होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिल गया। उसके बाद मेरा भी ये ध्यान नहीं था कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए या और तैयारी करनी चाहिए। धीरे धीरे जब कुछ समय बीता तो मुझे ये लगा कि ये नौकरी पर्याप्त नहीं है मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या मेरी जो आकांक्षाएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए। तो उसके बाद मैंने मेरे किसी दोस्त की सलाह से मैंने आरएस के लिए आवेदन किया और आरएस के लिए जो 2013 का जो एग्ज़ाम था, क्योंकि उसमें सिलेबस भी बदला था और पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो गया था। जो पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था आरएस की परीक्षा में, वो अब हटा दिया गया था। तो इस वजह से मुझे ये लगा कि ये एक अच्छा चांस है, इसमें सब लोग बराबर प्लेटफॉर्म पे होंगे और अगर हम तैयारी शुरू करते हैं तो इसमें अपना अच्छा चांस रहेगा। तो आरएस 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ और उस एग्ज़ाम में मैं 2 नंबर से फेल हो गया। वो एग्ज़ाम मैं पास नहीं कर पाया। लेकिन बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि आरपीएससी को वो जो एग्ज़ाम है वो रद्द करना पड़ा और उसी परीक्षा के लिए दोबारा एग्ज़ाम हुआ अक्टूबर 2015 में। उस एग्ज़ाम को मैंने फिर से मैं उस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और इस बार मैं उस एग्ज़ाम में पास हो गया। अब एक बार जब आप प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेते हो तो आपके मन में ये एक उत्साह आ जाता है कि आप मुख्य परीक्षा को भी थोड़ी तैयारी के साथ दीजिए। तो मैंने मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू की। हालांकि उस समय मेरे सामने कई समस्याएं थी। एक तो मैं पहले से ही सेवा में था, तो समय का जो अभाव था वो एक बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। साथ ही साथ क्योंकि पहले से कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी परिवार में या फिर कोई आसपास जानकार लोगों में, कोई भी ऐसा नहीं था जो आरएएस सिलेक्टेड था। साथ ही अगर हम संपर्क करके भी किसी से पूछें तो क्योंकि पहले पैटर्न और ऑप्शनल सब्जेक्ट की व्यवस्था होती थी, पैटर्न अलग था पूरी तरह से, इस बार पैटर्न भी बदल गया था। तो कंटेंट को लेकर के मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई। जैसे तैसे करके मैंने कंटेंट कलेक्ट किया और उसको पढ़ के मैंने परीक्षा दी। तो मुख्य परीक्षा में भी मैं सिलेक्ट हो गया और जब इंटरव्यू कॉल हुआ और इंटरव्यू में अपीयर हुआ, फाइनल रिजल्ट में मैं 289वीं रैंक पे चयनित हुआ आरएएस 2013 के एग्ज़ाम में, जिसके परिणाम में मुझे सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली थी। उसी पद पर काम करते करते मुझे जब अगली वैकेंसी आई आरएएस की, तो एक बार जब आप एक इतना लंबी प्रक्रियाओं वाला एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो निसंदेह आप ये चाहते हैं कि आप उसमें सुधार करें और आप में आत्मविश्वास आ ही जाता है। उसके बाद मैंने दोबारा से आरएएस 2016 का फॉर्म भरा। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया था कि किस तरह का पैटर्न है, किस तरह के एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू की क्या प्रोसेस रहती है और थोड़ा थोड़ा आप स्टडी मटेरियल के बारे में भी कंफर्ट होने लगते हैं। तो आरएएस 2016 की परीक्षा में मैंने फिर से, क्योंकि उसी समय मैं एज एसीडीपीओ काम कर रहा था, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा समय प्रबंधन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन उस परीक्षा में मैंने फिर से बेहतर प्रदर्शन किया और
मेरी 73वीं रैंक उस समय मुझे प्राप्त हुई थी। तो इस एग्ज़ाम के बाद मुझे राजस्थान पुलिस सेवा यानी कि आरपीएस सर्विस अलॉट हुई। आरपीएस सर्विस में रहते हुए मैंने राजस्थान पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और सेवाएं भी दी एज ए पुलिस ऑफिसर। उसके साथ साथ ही जब आरएएस 2018 की वैकेंसी आई तो उसके लिए आवेदन किया और उस परीक्षा में भी साथ साथ अपीयर होता रहा। तो आरएएस 2018 की परीक्षा में भी मुझे और मेरी रैंक में सुधार हुआ और मुझे 37वीं रैंक प्राप्त हुई, जिसके कारण अभी मुझे प्रॉपर आरएएस सर्विस अलॉट हो गई है। वर्तमान में मैं एचसीएम रीपा यानी यूटीएस में अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे ऐसे जो साथी हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आरएएस परीक्षा को अच्छे से क्रैक करने के लिए, पहली बार में ही सफल होने के लिए हम क्या ट्रिक्स और क्या बातें अपनाएं, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके लिए मैं एक तो ये सुझाव देना चाहूँगा कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप इस प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे लगभग 2-2.5 सालों तक ये परीक्षाएँ चलती रहेंगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो वो जो आपका स्टडी मटेरियल है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, एक जगह कलेक्टेड हो, आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारा ऐसा मटेरियल बाज़ार में अवेलेबल है जिसको आप लेने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेहतर है कि आप स्टडी मटेरियल को चुनते समय बहुत सावधानी बरतें, अच्छा स्टडी मटेरियल चुनें और उसके साथ ही जुड़े रहें। आप बार बार अपनी किताबों को बदलेंगे तो फिर ये है कि आप फैक्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे और इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं रहेगी। दूसरी बात ये कि चूँकि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, इतने बड़े सिलेबस को आप रट्टा मार के याद नहीं रख सकते। तो बेहतर है कि इसमें जो अवधारणाएं दी गई हैं उन चीज़ों को आप समझें, उनको आप आत्मसात करने का प्रयास करें और फिर अपनी भाषा में या अपने स्टाइल में एग्ज़ाम में लिख के आएँ। आप किसी का स्टाइल भी कॉपी नहीं कर सकते, आप वर्ड्स चुरा सकते हैं उनसे, लेकिन उनकी लिखने की शैली वो आपकी अपनी ही रहेगी। तो चूँकि इसमें मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव है तो आप इसमें मेरा सुझाव ये भी रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट पेपर आप हल कीजिए, ताकि आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो फील होने वाला है, जो समय आपको मैनेज करना पड़ेगा परीक्षा हॉल में, आपको इतने सारे उत्तर लिखने पड़ेंगे, तो उसकी आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे साथी जो अभी किसी रोज़गार में हैं, अभी किसी काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा में हैं या प्राइवेट काम कर रहे हैं, अब वो आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या आती है कि वो टाइम को कैसे मैनेज करें। क्योंकि अगर ये परीक्षा इतनी लंबी है, इतना इसका एग्जॉस्टिव इसका सिलेबस है कि वो आपको अलग से तैयारी किए बिना तो आपका हो नहीं पाता है। लोगों को ऐसा ही लगता है, इसलिए लोग या तो नौकरी छोड़ते हैं या उसे छुट्टी लेते हैं या फिर आरएएस की तैयारी ही बंद कर देते हैं। तो मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम मैनेज करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले आप पूरा सिलेबस आप देखिए प्रीलिम्स और मेंस का। तो इस परीक्षा की तैयारी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहले आपको पढ़नी है, वो इस परीक्षा का सिलेबस है। आप देखेंगे दोनों परीक्षाओं का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें लगभग 45 से लेकर 50% का हिस्सा है वो बिल्कुल कॉमन है। दोनों परीक्षाओं के लिहाज से हमें उसको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट्स पढ़ना चाहेंगे तो वो फैक्ट्स हमें ये तो है नहीं कि भी हमें वन लाइनर से याद हो जाएंगे, उसके लिए हमें पूरा कंसेप्ट ही पढ़ना पड़ेगा। ये जो तकनीक जो कई जो वन डे एग्ज़ाम में अपनाते हैं लोग कि आप 10,000 MCQ सॉल्व कर लीजिए और आप वही एग्ज़ाम में आ जाएंगे और वो उससे आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये तकनीक इस परीक्षा में काम नहीं करेगी। इसलिए आपको थॉरोली जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि आप पहले प्रीलिम्स के लिए तैयार होंगे, प्रीलिम्स पास होने के बाद फिर आप मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा मत कीजिए। प्रीलिम्स और मेंस को आप एक ही तैयारी में उनको एक साथ रखिए। जैसे जो हिस्सा कॉमन है, जो हिस्सा कोर सब्जेक्ट है जो उसको आप पढ़िए। दोनों में जो कॉमन है, जैसे इंडियन हिस्ट्री या राजस्थान की हिस्ट्री दोनों में कॉमन है, इकोनॉमी का जो सारा हिस्सा है वो कॉमन है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, ये दोनों में कॉमन है। तो इन हिस्सों को आप स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक्स से आप पूरा कर लीजिए पहले एक बार। फिर जब आपको लगे कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है या नोटिफिकेशन आ गई है, प्रीलिम्स अब 1-1.5 महीने बाद होने वाला ही है, तो आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो हिस्सा है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के सवाल पूछे जाते हैं उनको आप तैयार कीजिए। और करंट अफेयर्स भी इसी दौरान तैयार कर लीजिए, जो पिछले 1-1.25 साल का जो करंट अफेयर है वो आप तैयार कर लीजिए। और फिर आप, क्योंकि आपने जो कॉमन हिस्सा है वो आपने मेंस और प्रीलिम्स का एक साथ पढ़ लिया है, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक पार्ट है वो भी आपने पूरा कर लिया है, अब आप प्रीलिम्स परीक्षा देने जाएंगे तो प्रीलिम्स परीक्षा के जो 150 सवाल हैं उसमें से आप 100 सवाल आप हल कीजिए। अगर उसमें से आपके 80, 85, 90 सवाल आपके सही बचते हैं तो आप ये मानिए कि आपका लगभग 105, 110 के आसपास का स्कोर बनता है। तो इतनी मेरिट प्रीलिम्स की आज तक नहीं गई है। जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से 60 नंबर, 80 नंबर के आसपास मेरिट रहती है। अगर आप 100 नंबर ले आते हैं उस परीक्षा में तो एक तरह से आप सेफ साइड में रहते हैं। अब जैसे ही आपकी प्रीलिम्स परीक्षा ख़त्म हो जाती है
और आप ये अनुमान लगा लेते हैं आंसर की मैच करने के बाद, पेपर को एनालाइज करने के बाद में कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब फिर आप ये देखिए कि आप जो मेंस का जो हिस्सा है, जो केवल मेंस में आने वाला है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री केवल मेंस का पार्ट है, सोशोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, बिहेवियर, लॉ, स्पोर्ट्स एंड योगा और हिंदी इंग्लिश, तो ये जो हिस्सा है ये केवल मेंस का पार्ट है। तो इस हिस्से को आप प्रीलिम्स ख़त्म होते ही इसके ऊपर जुड़ जाइए आप, क्योंकि जो कॉमन है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, और जो नया है आपके लिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एस्पिरेंट के लिए नई नहीं है। आप जब इस लेवल तक पहुँचे हैं, आपने 15-20 साल तक पढ़ाई की है, तो आप अनुमान, मतलब ये कॉमन सी बात है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश एक सर्टेन लेवल तक अच्छी होगी ही होगी। और वो जो सब्जेक्ट, जो छोटे छोटे 3 सब्जेक्ट हैं 20-20 नंबर के, 3 पहले पेपर में और 3 तीसरे पेपर में, कुल 6 सब्जेक्ट, इनको आप एक बार इस तरह से देख सकते हैं कि इनको आप या तो किसी जो इन विषय को पढ़ रहा है वर्तमान में उनसे आप समझ सकते हैं, या इसके लिए कोई यूट्यूब वीडियो सीरीज़ का आप सहारा ले सकते हैं। उनको आप ओवरव्यू उनका आप ले लीजिए कि इसमें किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। बहुत डीपली सवाल उनमें नहीं आते, बहुत बड़े सवाल उनमें से नहीं आते हैं। अब ऐसा करके आप मेंस का सारा हिस्सा आप एक बार कवर कर लेते हैं। फिर अब ये बात आती है कि आप किस हिस्से पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, जो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स दिलवा सकता है। तो इसमें मैं कहूँगा कि सबसे जो अपरिहार्य जो हिस्सा है वो पेपर 4 है। पेपर 4 को आप हल्के में मत लीजिए। पेपर 4 के बारे में आरपीएससी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इसका लेवल है वो 12th क्लास के लेवल तक का होगा, और 12th के लेवल तक हिंदी और इंग्लिश हम सब ने पढ़ी है। हालांकि कुछ कमज़ोर हो सकते हैं, राजस्थान में रहने वाले विद्यार्थी अंग्रेज़ी भाषा के प्रति इतने सहज नहीं होते हैं, लेकिन उसमें जो 80 नंबर की अंग्रेज़ी आ रही है, आप उसमें थोड़ी सी तैयारी के साथ 35 से लेकर 40 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। और हिंदी तो सबकी इतनी अच्छी और इतने साधारण स्तर के सवाल आते हैं, बहुत विशेष और बहुत जटिल प्रश्न नहीं पूछती आरपीएससी इस एग्ज़ाम में हिंदी के, तो आप उसको तैयार करके आराम से चौथे पेपर में 120 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। जैसे ही आपने चौथे पेपर में 120 स्कोर कर लिया, इसका मतलब है कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब जो बाकी के 3 पेपर बचते हैं, उसके लिए देखिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपने 11th 12th में, ग्रेजुएशन में आपने पीजी किया, तो आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा, चाहे आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी हो, या फिर आपने लोक प्रशासन पढ़ा हो, या आपने अब साइंस से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपने बीएससी में कुछ पढ़ा होगा। तो एक आपका मजबूत हिस्सा रहता है, एक आपका कोर एरिया रहता है जो आपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है। उस हिस्से को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। जैसे बीएससी वाले विद्यार्थी हैं तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो लगभग 70 नंबर के आसपास मार्क्स रखती है इस परीक्षा में, उसको आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए अपना, कि उसमें आप कम से कम 50 नंबर, 55 नंबर या फिर 40 नंबर, आप 45 नंबर आप उसमें से ला पाएँ। उसके बाद देखिए कि अगर आपने प्रीलिम्स परीक्षा निकाली और इतने समय तक आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आप पिछले पेपरों को जब आप देखोगे मुख्य परीक्षा के, तो उसमें बहुत ही मतलब बहुत गहराई से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, बहुत फैक्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों को आपने कभी ना कभी पढ़ा ही है। तो आप इस समस्या से बचने के लिए कि आपको जो हिस्सा आपने पढ़ा नहीं है स्कूल कॉलेज में कभी, उसके लिए आप पुराने पेपर को निकालिए और उन पेपर को हल करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका अनुमान लगाइए और उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अगर आप बाकी पेपर में 90 मार्क्स लाते हैं और चौथे पेपर में आपके 120 नंबर आते हैं, तो एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आराम से हो जाएगा इसमें। तो मुख्य परीक्षा की भी आप मेरिट देखोगे, यानी इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ आप देखोगे, तो वो भी कभी बहुत ज़्यादा नहीं रही है, कभी 327 रह रही है, कभी 344 रह रही है 800 में से। आप अगर स्मार्ट स्टडी करोगे और टाइम मैनेजमेंट के साथ आप पढ़ाई करोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नौकरी के साथ तैयारी करना बहुत बड़ी समस्या नहीं है और आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। मैंने भी ये किया है, एक नहीं 3 बार मैंने ये किया है। आपके लिए बहुत आसान है और प्रॉपर गाइडेंस आप रखिए और प्रॉपर आप लोग मदद लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अपनी थोड़ी सी रणनीति बताने की कोशिश की है। मैं इस चैनल के माध्यम से दोबारा आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।